नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसमें एक प्रधानमंत्री के पति ने पैसे के लिए किया था एक विमान का अपहरण। ये कौन सा विमान था, कहां से उड़ रहा था, कैसे अपहरण किया गया और कैसे इस प्रधानमंत्री का पति बन गया, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तारीख याद रखिएगा, 10 जून 1973। विराटनगर से नेपाल एयरलाइन, उस दिन नेपाल रॉयल एयरलाइंस के विमान काठमांडू की उड़ान पे थी। सब कुछ ठीक ठाक से तय कर लिया गया, जांच कर लिया गया, सुरक्षा जांच के पाबंद होते हैं, क्रू मेंबर्स ने चेक कर दिया था तेल है या नहीं विमान में, जो कुछ भी सुरक्षा का यहाँ से एहतियात होता है। वो काफी सरगर्मी थी उस विमान में। वो विमान उड़ने वाली थी विराटनगर, नेपाल का भारत से लगा हुआ बॉर्डरिंग एयरपोर्ट है, एक शहर है। विराटनगर से विमान को उड़ के जाना था काठमांडू। नेपाल में उन दिनों राजतंत्र था। राजा महेंद्र विक्रम शाहदेव वहां के राजा हुआ करते थे और अपने हिसाब से नेपाल के अंदर राजतंत्र के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, लोकतंत्र बहाली का एक आंदोलन चल रहा था। 1973 की बात कर रहा हूं। 1973 से ठीक 2 साल पहले, 2 साल भी ठीक से मत कहिए, 10 जून की तारीख है ये 1973 की। उससे 2.5 साल पहले तकरीबन भारत का ही, भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से उसे रिहा कराया था वहां के मुक्ति वाहिनी के संघर्ष में। भारत का उसमें बड़ा अहम योगदान था उस संघर्ष में, और बांग्लादेश का अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश का अस्तित्व में आने के बाद से जो भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश थे, श्रीलंका हो या फिर नेपाल हो, तमाम भूटान हो, तमाम जगहों पर एक उम्मीद से जगी थी कि वहां लोकतंत्र बहाली का आंदोलन कोई होगा तो भारत बड़ी सक्रियता से सहयोग करेगा। तो इस उम्मीद के साथ नेपाल में भी लोकतंत्र बहाली का एक ज्वार था, एक ज्वाला जगी पड़ी थी। कहते हैं इसी लोकतंत्र बहाली आंदोलन के तहत गिरिजा प्रसाद कोइराला, उन दिनों उसके नायक हुआ करते थे, नेपाली कांग्रेस के नेता होते थे, बीबी कोइराला के बेटे थे गिरिजा प्रसाद कोइराला ने एक साजिश रची। साजिश क्या रची कि लोकतंत्र की बहाली आंदोलन के लिए पैसे की नितांत कमी हो गई थी। वहां पैसे कहां से अर्जन हो, राजा के खिलाफ संघर्ष करना था। बड़ा क्रूर राजा कहते हैं, उस समय मुख्य कानून का मामला था, कहने मुख्य कानून था। कहते हैं पकड़ा जाता था लोगों को तो सबसे पहले उसके काट करके उसमें नमक भरा जाता था, जख्म इतना जहरीला होता था। कहते हैं सजा के अंदर वहां बड़ी क्रूरता के साथ होती थी। नेपाली कांग्रेस के लोग लोकतंत्र बहाली में लगे पड़े लोग थे, उनकी गिरफ्तारी होती थी, यातनाएं झेलने पड़ते थे, तमाम चीजें हो रही थी उन दिनों, और सहमा सहमा माहौल था। नेपाल राजतंत्र को भी लग रहा था कि खतरे में है वो, लेकिन एक माहौल सा था। उसी में लोकतंत्र बहाली के आंदोलन में पकड़े गए व्यक्ति थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी जेल से रिहा हुए थे, और गिरिजा प्रसाद कोइराला जो उन दिनों नेपाली कांग्रेस सक्रिय थे, उन्होंने इंतजाम करना था कि पैसा कहां से आए कि ये लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलता रहे। उनको एक खबर लगी, इनपुट लगी, काफी सदाशय लोग थे इस सहयोग करने के लोकतंत्र बहाली आंदोलन में। उनको एक खबर लगी कि विराटनगर से राजतंत्र महेंद्र विक्रम शाहदेव विराटनगर बैंकों से 32 लाख इकट्ठा करके इस विमान से लाने वाले हैं काठमांडू। तो उसी विमान की बात मैं कह रहा हूं जिसके अपहरण की साजिश की बात की, या साजिश की गिरिजा प्रसाद कोइराला का उसमें नाम आया। उन्होंने एक साजिश रचा। कैसे दिमाग लगाने लगे कि जिस तारीख को 10 तारीख को उड़ना है इस विमान से, तकरीबन 32 लाख रुपए लाए जाने हैं और उड़ाकर काठमांडू में आने हैं, उससे पहले ऐसा इंतजाम हो जाए कि एक ठोस पैसा मिल जाए आंदोलन को चलाने के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए? तो इस काम के लिए, जैसा हमने कहा, दुर्गा प्रसाद सुवेदी जेल से रिहाई हुए थे, उनको गिरिजा प्रसाद कोइराला ने लगाया इस काम के लिए कि जाइए। तो वो भी इस विमान में यात्री के तौर पर सवार हुए। अकेले सुवेदी साहब नहीं थे, उनके साथ नागेंद्र थुम्मिल थे और बसंत भट्टराई थे। ये 3 लोग जो उस विमान में 22 सवार लोग थे, उसमें 3 लोगों ने अपना टिकट कटाया था, तीनों सवार थे। और बहुत महत्वपूर्ण था विमान इस लिहाज से भी कि इसी विमान में बॉलीवुड की उस समय की नायिका थी, प्यासा फिल्म आया था, गीत आया था, उसकी नायिका थी माला सिन्हा। माला सिन्हा काफी समय तक इस सिल्वर जगत पे जो पहले पर्दे पर राज किया है, तो वो अपने पति सीपी लोहानी के साथ उसमें मौजूद थी। क्रू मेंबर भी बहुत उत्सुक था कि भाई उस समय की सुपर डुपर हिट नायिका उसमें जा रही है। जो कहते हैं वहां विमान में जो एयर होस्टेस थी बड़े चहलबदमी से चल रही थी, अपने कपड़े देख रही थी, माला सिन्हा के देख रही थी। उनको लग रहा था, इतराती हुई लग रहा था, करे मैं भी खूबसूरत हूँ, ये खुदा है तुलनात्मक लिहाज से। माला सिन्हा भी अपने विनम्र भाव से अपने पति के साथ उस विमान में क्रू मेंबर में थी। पूरा एक क्षमा बंधा हुआ था कि माला सिन्हा जा रही है इस विराटनगर से उड़ करके और काठमांडू जा रही है, तो जो भी एहतियात बरता जाता था। तीनों जो यात्री थे जिनके बारे में कह रहा हूं, दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नागेंद्र थुम्मेल,
बसंत भट्टराई, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरा, सारे सुरक्षा इंतजामों के बावजूद झटके से तीनों एक झटके में उठे अपनी सीट से। विमान में अफरा तफरी मच गई और दौड़ के पहुंचे केबिन क्रू में, और केबिन क्रू को तीनों ने मिलकर कब्जा में ले लिया। जो पायलट थे, को पायलट थे, अफरा तफरी मच गई। तब तक विमान विराटनगर रडार से, जो हवाई अड्डे के रडार से बाहर नहीं गया था। ऐलान हो गया, पता लग गया इस विमान का अपहरण हो गया। पूरा दिल्ली तक, दिल्ली भी सहयोगी दास था, दिल्ली, काठमांडू, तमाम जगह फैल गया ये विमान आकाश में अपहरण हो गया उड़ने के दरमियान। इस विमान को ला करके बताते हैं कि पूरे अफरा तफरी के बीच में क्रू मेंबर्स को कहा गया कि सीमा पार करो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार आओ। बिहार में एक जगह है फारबिसगंज लाया गया। फारबिसगंज में विमान में उड़ते हुए देखा कौन सी ऐसी जगह पट्टी है छोटी सी, वहाँ हेलीपैड एक मिला, हेलीकॉप्टर उतारने ले जाने के लिए बन रहा था, तभी वहां पे ले जाके उस विमान को उतारा गया। 22 सीटर विमान को बड़े जोखिम भरे अंदाज में क्रू मेंबर से कहा यहाँ उतारो। वहां नीचे मौजूद थे, सिग्नल टॉर्च सिग्नल कर रहे थे सुशील कोइराला भी बाद के दिनों में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। वो इशारा कर रहे थे और उनके साथ 3 और सहयोगी थे ग्राउंड मेंबर पर। इन तीनों ने इशारा किया, वहां उतारा गया हेलीपैड पर, और एक साजिश के तहत, जो एक पहले रणनीति के तहत विमान को उतारा गया। तीनों बक्से को उसमें उतारे गए, जो 32 लाख रुपए जिसमें बक्से में थे, जिससे चेस्ट थे, उन चेस्ट को ले जाकर सड़क मार्ग से ये विमान अपहरण करता। यात्रियों को कुछ नहीं किया, फिर वहां से ओके कर दिया, जाइए आप उड़िए। और ये विमान सुरक्षित अंदाज में काठमांडू पहुंच गया। लेकिन जो काम करना था इनको काम कर दिया इन्होंने, और सनसनी फैल गई। पता लगा कि कौन व्यक्ति आओ इस पूरे पैसे को, तीनों चेस्ट को सड़क मार्ग से, वहां कार लेके मौजूद थे सुशील कोइराला, दार्जिलिंग ले जाया गया सड़क से, फारबिसगंज से फिर दार्जिलिंग का रास्ता नेपाल लाया गया। नेपाली कांग्रेस का इंतजाम हुआ। लेकिन चूंकि भारत ने साजिश रची गई थी, इन सारे अपहरणकर्ताओं को ये पता था दार्जिलिंग जाके गुम हुए हैं, बेसब्री से ढूंढा जाने लगा। तकरीबन 2 साल लगे दुर्गा प्रसाद सुवेदी तक पुलिस को पहुंचने में। कहते हैं आपातकाल के दरमियान दुर्गा प्रसाद सुवेदी को बनारस से गिरफ्तार किया गया। सरकार के लिए नाक कटने वाली बात थी, पता नहीं था कि भाई करना था तो भारत क्यों ले रहे थे, भारत में क्यों लैंड करवाया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी तब तक 2 साल तक कहते हैं बीएचयू में अपना पढ़ाई का क्रम जारी रखे थे। उसी दरमियान बीएचयू में पढ़ रही थी सुशीला, एमए कर रही थी वहां से, और बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहते हैं नेपाली कांग्रेस के गतिविधि का केंद्र ही था बनारस। वहीं से बीपी कोइराला ने नेपाल में लोकतंत्र बहाली के आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्हीं के बेटे गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, या कोइराला फैमिली थी, विराटनगर के रहने वाले हैं। सुशीला कार्की भी विराटनगर से ही बिलोंग करती हैं, और बड़ा लगाव था कोइराला परिवार से इनका। कहते कोइराला परिवार से लगाव से ज्यादा महत्वपूर्ण था उन दिनों जो विमान अपहरण के नायक थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी। नेपाल में उनके हीरोइज्म की चर्चा हो रही थी, कैसे वो जेल से छूटे, जेल से छूटने के बाद लोकतंत्र बहाली के लिए विमान का अपहरण किया, विमान के अपहरण की जो साजिश थी उसको सही तरीके से अंजाम दिया, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना था, पैसा किया, लाया, तो अचानक से एक हीरो के तौर पे, अभी भले ही आपको तस्वीर में दिख रहे हैं बुजुर्ग से, लेकिन ये बात हो रही 42 साल पहले की, 1973 की, 42-43 साल पहले की। उस समय बिल्कुल भाव भंगिमा से बुलंद थे और नायक थे, कहते हैं नेपाल समाज के नायक थे। उसी नायक से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान सुशीला कार्की से मुलाकात हुई है। दोनों फिर शादी कर गए वहीं। कहते हैं उन दिनों लोकतंत्र बहाली के जो तमाम नेता थे, मोहन प्रकाश या तमाम लोग भारत के भी नेता थे, उन सब ने मिलकर के, उस समय साथ ही साथ पढ़ते थे मोहन प्रकाश, इन दोनों कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं कई देशों में, उनका बड़ा योगदान है समाजवादी आंदोलन में। वो सारे लोग मित्रवत रहते थे। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, मोहन प्रकाश और सुशीला कार्की साथ साथ रहते थे। शादी हुई और उसका उसी ढंग से चला। कहते हैं उसके बाद सुशीला कार्की नेपाल में जाके, काठमांडू में जाके अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने लगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की अच्छी वकील थी। बाद के दिनों में उनको नेपाल का चीफ जस्टिस बनाया गया, नेपाल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। 2016 में वहां से रिटायर हुई चीफ जस्टिस के तौर पर, सबसे बड़े पद पर थी। कितनी साफ सुथरी छवि की थी, उनका चरित्र, कैरेक्टर वगैरह इतना ईमानदारी पूर्ण था। कहते हैं उनपे वहां के पॉलिटिकल पार्टी ने संसद में लाके महाभियोग चलाया। ये सारी चीजें थी जब पिछले सितंबर महीने में नेपाल में जनजी का विद्रोह हुआ। लोगों ने वहां केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला। तो ये 73 वर्ष की जो सुशीला कार्की थी, रिटायरमेंट के बाद, महाभियोग चलने के बाद अपने घर पे बैठती थी, अपने अवसरे बैठती, छोटा सा घर था इनका। कहते हैं वहां के आने जाने लोग देखते थे, कभी चावल बीनते हुए, कुछ बीनते हुए, घर का कामकाज चलाती थी। और दुर्गा प्रसाद सुवेदी अपने पति के साथ वहां रहती थी। एक ऐसा जो साधु संत के अंदाज में, एक ऐसे महान्यायाधीश, नेपाल का सबसे बड़ा न्यायाधीश, साधु संत के अंदाज में अपने पति के साथ रहती थी वहां पर सामान्य तरीके से। तो उनको जेनजी के लोगों ने, उनकी तलाश थी कि आखिरकार किस व्यक्ति के हाथ में नेपाल की अंतरिम सरकार दी जाए।
तो सबने तय किया मिलकर के, उनको घर से उठा के ले आया और इसी सुशीला कार्की को लाके उन्होंने प्रधानमंत्री का अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे चुना है। अभी वहां अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद हैं। इत्तेफाक कहिए कि 2 साल की सजा काट चुके, पूरा मामला इन पे खत्म हो गया दुर्गा प्रसाद सुवेदी का। वो भी उसी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे जब इनकी शपथ हो रही थी। और सुशीला कार्की ने तय किया है नेपाल में 6 महीने के अंदर वो चुनाव करा देंगे, नई सरकार में आ देंगे। मतलब मैं 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लूंगी नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए, और ये सब कुछ कर दूंगा, स्ट्रीमलाइन कर दूंगी लोकतंत्र बहाली के लिए। चूंकि आस्था उनकी बहुत मजबूत है, उनके पति ही लोकतंत्र बहाली के लिए वहां पे, उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी ही लोकतंत्र बहाली के लिए जेल की यातना सह चुके हैं, उसके बाद विमान अपहरण तक कर चुके हैं। तो कहा, सुशीला कार्की कहना है कि लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था इतनी मजबूत है कि लोकतांत्रिक चुनाव को कायदे से संपन्न करा लेंगी। और आने वाले इसी मार्च में 5 मार्च की तारीख उन्होंने सुनिश्चित की है, नेपाल में नई लोकतांत्रिक सरकार दिलवा देंगी। तो ये थी कहानी एक प्रधानमंत्री के पति की, एक ऐसे नायक की जिसने पैसे के लिए, किसके पैसे के लिए, लोकतंत्र बहाली आंदोलन के लिए पैसे की जो टोटा था, जो कमी था, उसके लिए विमान का अपहरण किया, उसे बिल्कुल सही तरीके से अंजाम दिया। और उस अपहरण में जो लोग शामिल थे, आपको बता दूं, गिरिजा प्रसाद कोइराला शामिल थे, उनको भी सजा हुई। गिरिजा प्रसाद कोइराला के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला 3 दफे नेपाल के प्रधानमंत्री बने, और एक और प्रधानमंत्री बने सुशील कोइराला, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि टॉर्च लेके फारबिसगंज के उस हेलीपैड पे खड़े थे जहां विमान को, अपहृत विमान को लैंड कराया गया था। वो भी नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनके बारे में बड़े कायदे से कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। जितने दिन तक प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे, एक पेन और एक कागज से काम चलाया। तो ऐसे ऐसे विभूति रहे हैं नेपाल में भी लोकतंत्र बहाली के लिए अपना योगदान देने के लिए। जो नेपाल अभी फिलहाल अराजकता के चरण में दिख रहा है, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला ऐसा था जिसके खिलाफ वहां के जेनजी ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा आंदोलन, पूरी सरकार ही बदल दी, वहां का संसद भवन जला दिया, सब कुछ जला दिया, एक तहस नहस कर दिया। क्यों नहीं बलवा हो, क्योंकि जो काम उसके आदि पुरुष, मोटे तौर पर जब हम कह रहे हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला की बात कर रहे हैं, बीपी कोइराला की बात कर रहे हैं, हम दुर्गा प्रसाद सुवेदी की बात कर रहे हैं, इन सब ने लोकतंत्र बहाली के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और उनकी पत्नी, दुर्गा प्रसाद सुवेदी की पत्नी सुशीला कार्की, जिनकी अपनी अलग पहचान है, न्यायमूर्ति सुशीला कार्की, जो अभी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, और इस वादे के साथ हैं कि मार्च में वहां नई सरकार बना के दे देंगी। तो फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।